जय हिंद दोस्तों। आपकी तैयारी पीसीएस को लेके या भी अन्य जो परीक्षाएं हैं उनको लेके लगभग पूरी हो चुकी होंगे। आप अंतिम रिवीजन दे रहे होंगे ताकि आपको जो भी चीज़ थोड़ा और कंठस्थ हो जाए, ठीक है, जो भी चीज़ थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बजट 2023-24 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग प्रश्नों के संकलन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, 21 जनवरी 2023, 28 फरवरी, 1 फरवरी 2023 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 1 फरवरी 2023। अगर हम कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ पे देख ले तो सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था किसी महिला वित्त मंत्री के द्वारा वो इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन वो उनके पास वित्त मंत्री का पूर्ण प्रभार नहीं था। वित्त मंत्री, प्रथम पूर्ण प्रभार वाली वित्त मंत्री जो है महिला वित्त मंत्री, वो निर्मला सीतारमण जी है। और ये वर्ष 2023 में जो इन्होंने बजट पेश किया ये इनका पांचवा बजट था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है, मतलब बजट में कितनी धनराशि का बजट का आकार क्या है, ठीक है। तो 45,09,037 करोड़, 45,03,079 करोड़, 45,03,097 करोड़ या इनमें से कोई नहीं तो 45,03,097 करोड़, ये हमारे बजट का आकार है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, मतलब वह कितना अनुमान लगाया गया है कि राजस्व खर्च इतना होगा, ठीक है। 35,02,136 करोड़, 26,32,81 करोड़, 18,70,816 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। कितना है? 35,02,136 करोड़ इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो 35,02,136 करोड़, 26,32,281 करोड़, 18,70,816 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, 26,32,281 करोड़, ठीक। आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिन्हें नाम दिया गया है सप्तर्षि, सप्त महर्षि, सप्त मुनि या इनमें से एक से अधिक। तो ये सप्तर्षि नाम दिया गया है। बजट 2023-24 में या वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस गति से ले जाना है, किन मार्गदर्शक सिद्धांतों के थ्रू ले जाना है, इसी को सप्तर्षि बताया गया है, सप्तर्षि कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं या सप्तर्षि से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा सप्तर्षि से संबंधित है, ठीक है। पहला, समावेशी विकास, हरित विकास। प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, ठीक है, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति और भारत प्रगति, ठीक है। इसमें से कौन सा है, अब देखते हैं। पहला है समावेशी विकास है, हरित विकास भी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच भी है, सक्षमता को सामने लाना भी है, वित्तीय क्षेत्र भी है और अवसंरचना एवं निवेश भी है। लेकिन ध्यान रखना है युवा शक्ति तो इस सप्तर्षि का हिस्सा है, लेकिन भारत प्रगति को सप्तर्षि के हिस्से में शामिल नहीं किया गया है, यह ध्यान रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान से हमें प्रश्न पढ़ना है। तो इस हिसाब से 1 से लेकर 6 तक सही है। तो कौन सा सही है अपना? ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सही है, ठीक है। अगर इसमें भारत प्रगति न होता, केवल युवा शक्ति होता तो ये सातों सही होते। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, इस बजट के अनुसार, बजट 2023-24 की बात की जा रही है, के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य
रखा है। सिकल सेल एनीमिया जो है जनजातीय लोगों में बहुत अधिक पाया जाता है और सिकल सेल एनीमिया ये एनीमिया का एक प्रकार है। इसमें जो है कि ब्लड का जो आकार है होता है ना वो बिल्कुल हंसियाकार हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो लक्ष्य है 2025 तक, 2030 तक, 2047 तक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका लक्ष्य जो रखा गया है वर्ष 2047 तक रखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? ई न्यायालय परियोजना स्टेज 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम या इनमें से एक से अधिक। तो इनमें कौन से है? इनमें से एक से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन डी इनका सही है और ऑप्शन डी सही है और इसमें ए बी सी ये तीनों सही है। हम लोग बजट का अध्ययन करते समय हम लोग इसको पढ़े हुए हैं कि इसमें ए बी और सी तीनों सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में करी गई है? उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वस्थ पौध कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे स्वस्थ होगा, स्वस्थ पौध कार्यक्रम होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। ठीक है, ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी इसमें सही है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तीनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स जो व्यवस्था है, स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो जो कर योग्य स्लैब हैं, जो कर योग्य स्लैब हैं उनकी संख्या घटाकर 5 कर दी गई है और 7 लाख तक की आय पर जो कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात करी गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? ठीक है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, भूमि सुधार बैंक के द्वारा या इनमें से एक से अधिक। तो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन पे। ठीक, इस बजट के अनुसार, बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन का विकास करने के लिए कितने लैब स्थापित करने की बात करी गई है? बजट 2023-24 में 100, 200, 500 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो 100 लैब स्थापित करने की बात करी गई है। ठीक है, चलिए ये हमारा 13वां क्वेश्चन था। अगला हम 14वें पे चलते हैं। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़ किसानों को, 10 लाख किसानों को, 5 करोड़ किसानों को या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह 1 करोड़ किसानों को, 1 करोड़ किसानों को। ठीक है, आपने अगर बजट पढ़ा है तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। अगर बजट नहीं पढ़ा है तो यहां से ही कम से कम इतने ही क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बिल्कुल कम है। ठीक, कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो 101, 30, 31 या इनमें से कोई नहीं, तो कितने की करी गई है? 30 की करी गई है। ठीक है, 30 की करी गई है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 30 स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। ठीक, भारत को मोटे अनाज को बजट में श्री अन्न संबोधित किया गया है, श्री अन्न संबोधित किया गया है कि वैश्विक केंद्र के लिए, वैश्विक केंद्र बनाने के लिए के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में करी है। ठीक है, तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान केंद्र जोधपुर, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। कई बार परीक्षाओं में संबंधित कई संस्थान भी पूछे जाते हैं कि फला संस्थान कहाँ अवस्थित है, उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। ठीक है, बजट 2023-24 में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पे ध्यान रखना है कि बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। सरकार को सबसे ज्यादा धन जो है, सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि सही नहीं है, ठीक है, तो ए सही है, हमारा ए सही है। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक उप योजना शुरू की जाएगी। सरकार को जो सबसे ज्यादा धन जो आता है वो जीएसटी से नहीं आता है, सरकार को सबसे ज्यादा धन आता है जो उधार और अन्य देयताएं हैं उससे आता है, इसलिए यह गलत है। ठीक, सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, नहीं, सरकार को सबसे ज्यादा खर्च ब्याज अदायगी पे करना पड़ता है। ठीक है, ब्याज अदायगी पे करना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक, तो ऑप्शन डी सही है, इनमें से एक से अधिक गलत है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है यह पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपना 17वां हो गया। ठीक, चलिए अगर हम उधार और देयताओं की बात करें, उधार और देयताओं की बात करें तो कुल 34% धन आता है हमारे पास। 34% हमारे पास धन आता है उधार एवं देयताओं से, और जीएसटी से जो है हमारे पास 17% धन आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर कितने प्रखंड को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड, यहां पे आकांक्षी छूट गया है, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, आकांक्षी ब्लॉक डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो 500, 534, 554 या इनमें से कोई नहीं, तो ये 500 ब्लॉकों के साथ आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये बजट 2023-24 में बताया गया है, किसकी तर्ज पे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, तो कितने की है, ये 3 की है। 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र हमारे शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं 20वें प्रश्न पे। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी ये क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय है, या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है इसका, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, ताकि विभिन्न सरकारी विभागों के जो कर्मचारी हैं उनको एक ही स्थान पे क्या किया जाए, एक ही स्थान पे ऑनलाइन समावेशी रूप से उनको प्रशिक्षित कराया जाए, जिससे एक दूसरे से भी, जिससे कि जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं विभिन्न विभागों की, वो एक दूसरे से मर्ज करके और भी वो समृद्ध हो सके। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं 21वें प्रश्न पे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। ठीक है, कितना रखा गया है, तो
2.05 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 2.4 लाख करोड़ ऑप्शन सी सही है। और ये ध्यान रखना है कि ये रेलवे के लिए आवंटित अब तक का सबसे अधिक धन है। रेलवे के लिए आवंटित 2.4 लाख करोड़ रुपए अब तक का सबसे अधिक धन है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, दो चीज है कि कब आम बजट में रेल बजट को शामिल किया गया था, कब अलग किया गया था, हम लोगों ने पर्याप्त इस पे चर्चा करी गई है। एक वर्थ कमेटी की हम लोगों ने बात करी है क्लास में, तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी, बजट से रिलेटेड जो लेक्चर है, जो सेशन है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया गया है? ठीक, क्या लिया गया है? 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना ताकि सुगमता, व्यापारिक सुगमता आ सके व्यापार से संबंधित। 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, यह भी शामिल है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, यह शामिल है। तो तीनों शामिल है अपना, तो ऑप्शन डी सही होगा इनमें से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 23 हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? ठीक है, 19 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 21 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। और अभी हाल ही में लगभग एक सप्ताह पहले का न्यूज है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो केसीसी का विस्तार है, केसीसी का विस्तार इनके लिए भी कर दिया गया। ठीक है, जिससे कि बहुत ज्यादा जो सीमांत और छोटे किसान हैं और जो ये जो कृषि संबद्ध कार्य है, उन किसानों को भी ऋण सुविधा मुहैया हो सके, इसके लिए केसीसी का जो विस्तार इन तक कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, केसीसी कौन कौन से बैंक जारी कर सकते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जारी कर सकते हैं, लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जारी कर सकते हैं, सहकारी समितियां जारी कर सकती हैं। सहकारी समितियां, ये 3 हो गए, और एक है आपका एक और है इसमें। ठीक है, अभी ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए, बजट भाषण 2023-24 में पीवीटीजी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? ठीक है, तो संवेदनशील जनजाति समूह, ट्रांसजेंडर समूह के लिए, निर्माण कार्य में लगे मजदूर वर्ग के लिए, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संवेदनशील जनजाति समूह के लिए है। अच्छा हाँ, वो जो केसीसी है, रूरल डेवलपमेंट मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी जारी कर सकते हैं, ग्रामीण बैंक भी ये भी जारी कर सकती हैं। ठीक है, चलिए, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये 4 बैंक हो गए। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो जो जीएसडीपी केंद्रीय बजट जो बताया गया है कि राज्य कितने प्रतिशत का जीएसडीपी घाटा कर सकते हैं, अपने मतलब कि बजट का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा कर सकते हैं, उस कितनी की अनुमति है? तो 3.5% की है। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, अपने जीडीपी का वो 3.5% राज्य राजकोषीय घाटा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न हमारा है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किस क्षेत्र के लिए किया जाएगा? तो कृषि के लिए, कौशल विकास के लिए, सेवाओं के लिए, या इनमें से एक से अधिक के लिए? तो यह किया जाएगा ऑप्शन ए, कृषि के लिए किया जाएगा। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? ध्यान देना है, यहां नहीं है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है? नहीं, भारत अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक तो है,
लेकिन श्री अन्न का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा, यहां पे अगर सेकंड होता तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन सी इसमें क्या है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न है हमारा 28वां। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल, ठीक है, किससे संबंधित है? जो मिष्टी पहल है जिसके बारे में बजट में बात करेगी वो किससे संबंधित है? तटीय रेखा को सुंदर बनाने से संबंधित, तटीय रेखा पर पौधरोपण से संबंधित, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधरोपण से संबंधित, या इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी सही है। देखिए प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, एक शब्द से कितने सारे मायने खत्म हो जाए, कितने सारे मायने बदल जा रहे हैं। अगर आप पूरा विकल्प नहीं पढ़ते तो आप ऑप्शन बी मार के सही मार के चले आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 29वां जो हमारा प्रश्न है, 29वां प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66%, अच्छा 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया, से अधिक कर दिया गया है, ठीक है। ये 79,590 करोड़ की बात करी जा रही है, ठीक है, से अधिक कर दिया। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? अब देखिए यहां पे राजस्व घाटा की बात करी जा रही है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी जा रही है, तो रेवेन्यू डेफिसिट 5.9 है, 2.9 है, 3.9 है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा वह कितना है, 2.9 है। कितना है रेवेन्यू डेफिसिट, कितना है 2.9। अगर हम फिजिकल डिफिसिट की बात करें, फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो यह क्या है, 5.9 है। फिजिकल डिफिसिट कितना है, 5.9 है। अगर हम बात करें 2.3 क्या है हमारा, 2.3 क्या है हमारा, प्राथमिक घाटा है, ठीक है। हमारा 2.3 हमारा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है 2.3। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना है, 1.7 है, 1.7% है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? मतलब अभी तो हमने परसेंटेज में देखा, अब धन की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मूल्य की दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है। तो 17,86,816 करोड़, 17,85,115 करोड़, 17,87,117 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो 17,86,816 करोड़, यहाँ पे 786 याद कर लीजिए, मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यस, ऑप्शन ए सही है। और ये देखिए 816, अभी यहाँ पे भी 816 ध्यान रखिएगा, 786 816। अब देखिए ये 816 एक और इसी तरीके से आंकड़े से संबंधित प्रश्न उसमें भी आएगा, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद होगा। चलिए आइए 32वें प्रश्न पे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया? हम लोगों ने प्राथमिक घाटा का क्या, जीडीपी का 2.3%, ये सही है। अभी हम लोगों ने प्राइमरी डेफिसिट की बात करी थी, ये वही है 2.3% सही। जीडीपी का 1.7% नहीं, 1.7% प्राथमिक घाटा की बात नहीं करी गई थी, 1.7% है वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी गई थी। तो ये क्या है, इफेक्टिव, ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है 1.7% जीडीपी का, ठीक है। अगर हम धन की दृष्टिकोण से देखें तो कितना है, 7,06,845 करोड़ रुपए, ये है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इनमें से सही है। कौन कौन सा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, एक से अधिक। चलिए आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, 155, 156, 157 या इनमें से कोई नहीं। तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और ध्यान रखना है, जो 157 नए मेडिकल कॉलेज जो बने हैं, ठीक है, उन्हीं के आसपास ही ये नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 34वां, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? मतलब वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत खर्च
कितना होगा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए धन की दृष्टिकोण से? तो 10,09,61 करोड़, 18,70,816 करोड़, 13,09,63 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये 10,09,61 करोड़ रुपए का ये अनुमान लगाया गया है पूंजीगत खर्च का। आसानी से याद रखने के लिए 1,961 याद कर लीजिए, 1,961। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया? पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। अभी हम लोगों ने वहां किसकी बात करी थी? ठीक है, 816 की बात करी थी। ठीक, एक सेकंड, ये देखिए राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट की बात करी थी। अब देखिए यहां पे भी 816 है, ये देखिए। तो यहां से याद कर लीजिए आप, ठीक। क्या क्या फिजिकल डेफिसिट कितना है हमारा? फिजिकल डेफिसिट 1,786,816 है, ठीक। और हमारा ये पूंजीगत प्राप्ति कितना है? 1,870,816। इस तरीके से कोरिलेट करके बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 50, 75, 100 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, 50 हवाई अड्डों का क्या किया जाएगा? पुनरुद्धार किया जाएगा। आगे देखते हैं 38वां क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से वर्ष 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 5 मिलियन मीट्रिक टन, 50 मिलियन मीट्रिक टन और 500 मिलियन मीट्रिक टन या इनमें से कोई नहीं। तो 5 मिलियन मीट्रिक टन की बात करी गई है वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक कुल 6 लाख नौकरियों की बात भी करी गई है, ठीक, इस क्षेत्र में, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? भारत श्री, पीएम विकास, पीएम प्रणाम या एक से अधिक? तो ये पीएम प्रणाम की शुरुआत करी जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, पीएम प्रणाम की शुरुआत करी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं 40वें प्रश्न पे अपने। चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब इस टाइप का इकोनॉमी, इस प्रकार का इकोनॉमी हमको डेवलप करना है कि उससे संबंधित जो भी व्यक्ति जुड़े हैं सबका विकास हो, सबको धन अर्जित हो, ठीक। बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? मतलब जो वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो आपका वेस्ट हो चुका है उससे हम धन कैसे अर्जित करें, वेल्थ कैसे अर्जित करें? तो वेस्ट टू वेल्थ, ठीक। 5, 50, 500, 100 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, 500। ऑप्शन बी क्या है? 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं 41वें पे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक, ध्यान रखना है, अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत योजना के तहत, अमृत धरोहर योजना के तहत, अमृत भूमि धरोहर योजना के तहत या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, अमृत धरोहर योजना के तहत होगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे चलते हैं, भूमि वाला ऐड नहीं करना है। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, यह सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, यह भी सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, यह भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, 1 से अधिक। चलिए आगे चलते हैं। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले, ठीक है, मतलब चुने जाने वाले पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। और इनमें कितने जो है पर्यटक शामिल है, कितने पर्यटन स्थल शामिल हैं या पर्यटन गंतव्य शामिल है? 50,
75, 100 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कितने शामिल है? इनमें 50 शामिल है। 50 पर्यटन स्थलों को इस प्रकार से एक पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा कि वहां पे विदेशी और जो घरेलू पर्यटक हैं वहां पे वो जा सके, अगर उस पैकेज का वो पैकेज को बाई करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 44वें पे चलते हैं। 44वां क्या है? पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज योजना, इनमें से एक से अधिक। तो इन तीनों की चर्चा करी गई है, इन तीनों की चर्चा करी गई है। ठीक है, तीनों की चर्चा करी गई है बजट 2023-24 में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 45वां देखते हैं अपना। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों में, आजादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों में मतलब मार्च 2025 तक की अवधि के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? महिला ऋण कोष योजना, महिला ऋण बचत पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी सही है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, इसकी शुरुआत करी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, 46वें प्रश्न पे चलते हैं। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया? किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। ठीक है, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो ये कितना किया गया? 70,000 करोड़ का आवंटन या 70,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। ठीक है, ये 46वां प्रश्न हमारा हो गया। चलिए 47वें पे आते हैं। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ के बजटीय प्रावधान किया गया है? ठीक है, कितने करोड़ का किया गया है? तो 60,000, 70,000, 79,000 करोड़, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये 60,000 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन के लिए कितना किया गया? 70,000 किया गया है। मनरेगा के लिए कितना किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.3%, 2.4%, 2.5% या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी सही है, 2.5% धन सरकार जीडीपी का 2.5% धन किस पे खर्च करेगी? वर्ष 2025 तक यह स्वास्थ्य पर खर्च करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है सरकार का सर्वाधिक धन किस मद पर खर्च किया जाता है? ठीक है, ब्याज अदायगी पर, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा पर या इनमें से कोई नहीं। तो किस पे किया जाता है? देखिए, जो ब्याज अदायगी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो किया जाता है यह ब्याज अदायगी पे किया जाता है, हमने पहले ही चर्चा किया था। इस पे किया जाता है 20% धन, और ब्याज और अन्य देयताओं से जो आता है, ठीक है, उधार एवं अन्य देयताओं से जो आता है वो 34% आता है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो मिलता है ब्याज देने पे हम लोग खर्च करते हैं 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे 17% खर्च होता है, करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है उस पे 18% धन खर्च होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक खर्च होता है ये पहला है। अगर मान लीजिए क्रम से आ गया तो पहला ब्याज अदायगी हो गया, दूसरा हो गया करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, और तीसरा आपका होगा केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना ये हो गया। चलिए आइए चलते हैं अगला और अंतिम ये है हमारा 50वां। ये 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत अधिक संभावना है कि यहीं से बजट से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार, हाईएस्ट सरचार्ज, ठीक है, कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, 35%, 30%, 25% या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 25%। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये जो श्रृंखला है यहीं पे समाप्त होती है। अब हम और अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे
जो करंट अफेयर के, उसको हम प्रश्नों के माध्यम से लाएंगे ताकि अंतिम समय में आप कम से कम इतना ही देखकर अपना रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए अच्छे से रिवाइज करिए। जय हिंद, जय भारत।